नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास या इंडियन हिस्ट्री के अपने अगले टॉपिक हर्षवर्धन को कवर करेंगे और देखेंगे कि हर्षवर्धन से किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। जो ये हर्षवर्धन थे ये उससे भूति या वर्धन वंश से संबंधित थे। इस वंश की राजधानी पहले तो थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कन्नौज में ट्रांसफ़र कर लिया था और कन्नौज को उस समय महोदया के नाम से भी जाना जाता था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन समय में कन्नौज को किस नाम से जाना जाता था, तो महोदया के नाम से जाना जाता था। जो संस्थापक थे पुष्यभूति वंश, इन्हीं के नाम पे बना ये पुष्यभूति, इसके संस्थापक थे। और जो वास्तविक संस्थापक है प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। इस वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। जो पुत्र थे वो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और जो पुत्री थी वो थी राजश्री। इनका विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था जो मोखरी वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन छोटे थे और राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। इसमें थोड़ी सी एक कहानी लिखी हुई है शॉर्ट में, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि हर्षवर्धन एक्चुअल में किस तरह राजा बने। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ग्रहवर्मा कौन थे? जो इनकी बहन थी हर्षवर्धन की, उनके हस्बैंड थे। तो इनकी हत्या कर दी ग्रहवर्मा ने और राजश्री को कैद करके जेल में डाल दिया। तो इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। उस समय राजा राज्यवर्धन थे तो उन्होंने देवगुप्त को मार डाला, लेकिन देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। राजश्री जेल से भाग जाती हैं और जब यह जानकारी हर्षवर्धन को मिलती है तो हर्षवर्धन ने बौद्ध भिक्षु बनकर दिवाकर मिश्र के सहयोग से राजश्री को खोजा। तो इस तरह फिर आगे हर्षवर्धन सम्राट बने और इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। 606 ईस्वी में ये शासक बने। उस समय इनकी जो आयु थी वो 16 वर्ष थी। उपाधियां या उपनाम बहुत पूछे जाते हैं, तो इनके आपको याद रखने शिलादित्य, परम भट्टारक और परम महेश्वर, ये इनके उपनाम 3 याद रखने हैं उपाधियाँ। हाँ, अब अगला पॉइंट देखो दिया गया चीनी यात्री ह्वेनसांग। तो इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि किसके काल में कौन विदेशी यात्री आया। तो ह्वेनसांग इनके ही काल में आए थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में, ह्वेनसांग की बात हो रही है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अध्ययन किया और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति शीलभद्र थे। इनकी पुस्तक भी आपको याद रखनी है, CU की। जैसे मैंने बताया था फाहियान जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पे आए थे, उनकी पुस्तक का नाम था फोक्यो की, और ह्वेनसांग इनकी पुस्तक का नाम था CU की। दोनों ही मोस्ट ही इम्पोर्टेंट हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार या इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको ये याद रखना है। कश्मीर को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में उस समय हर्षवर्धन का अधिकार था और दक्षिण विजय के क्रम में वातापी चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इनको नर्मदा नदी के तट पे हराया था। ये भी आपने कई बार सुना होगा। इस पे क्वेश्चन बनता है कि किसने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। तो वातापी चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम सम्राट भी कहा जाता है और ये हमको पता कैसे चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? रवि कीर्त द्वारा रचित ए होल अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया था। इनके दरबारी कवि बाण भट्ट थे। उनकी 2 बुक्स बहुत फेमस हैं, हर्षचरित्र और कादम्बरी। अन्य कवि मयूर, जिन्होंने मयूर शतक और सूर्य शतक ये 2 बुक्स लिखी हैं। मयूर आपको याद रखने अन्य कवि इनके टाइम के थे, क्योंकि पूछ लेता है ना कि ये किस राजा के टाइम पीरियड से संबंधित थे। हर्ष की 3 रचनाएं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो रत्नावली आपको तुलसीदास जी की जो एक रचना है उससे कन्फ्यूजन नहीं होना है।
अब धर्म की बात करेंगे कि ह्वेनसांग जो ये हर्ष थे वो कौन से धर्म को फॉलो करते थे। तो प्रारंभ में वो शैव मत को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा को इन्होंने अपना लिया था। हर 5 वर्ष के अंतराल में ये प्रयाग, मतलब अभी जो प्रयागराज है ना, बीच में अभी इलाहाबाद था, इसका नाम इलाहाबाद को प्रयाग नाम से भी जाना जाता था, अभी इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। तो प्रयाग में एक समारोह आयोजित किया जाता था उस समय, उसको बोला जाता था महामोक्ष परिषद। और जो ह्वेनसांग थे वो 6ठे समारोह में शामिल हुए थे। अगला जो स्टार दे के मैंने पॉइंट लिखा है बहुत इम्पोर्टेंट है कि 641 ईस्वी में कन्नौज तथा प्रयाग में हर्ष ने 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया था। क्वेश्चन पहले आ चुका है कि कहाँ पे 2 धार्मिक सभाओं का आयोजन हर्ष ने किया था, तो कन्नौज और प्रयागराज में। अभी जो प्रयागराज है पहले प्रयाग बोलते थे। प्रशासन के बारे में देखते हैं। जो अधीनस्थ शासक होते थे उनको महासामंत या महाराज बोला जाता था, और मंत्री परिषद के जो मंत्री थे उनको अमात्य सचिव बोला जाता था। प्रांत को भुक्ति बोला जाता था और भुक्ति के शासक को उपरिक बोला जाता था। राष्ट्रीय या राजस्थानीय, भुक्ति के शासक को उपरिक, राष्ट्रीय या राजस्थानीय, ये दोनों नामों से जाना जाता था। और हर्ष चरित्र में जो भुक्ति का शासक है, मतलब प्रांत एरिया, प्रांतों में बटा होगा ना उनका साम्राज्य, तो उसको हर्ष चरित्र में लोकपाल के नाम से संबोधित किया गया है। भुक्ति का विभाजन विषय, मतलब अभी जैसे प्रांत तो अभी के स्टेट, तो उस समय को प्रांत समझ लो, और उनको विषयों में डिवाइड किया गया था। तो अभी के जिले हो गए, जैसे स्टेट में जिले होते हैं ना, वैसे ही भुक्ति को विषयों में डिवाइड किया गया था। और इसका प्रधान विषयपति होता था, जैसे जिले में डीएम होता है वैसे आप समझ लीजिए जी के उस समय विषयपति होता था। याद रहेगा विषय, विषयपति। और विषय का विभाजन पाठक में होता था, तो आपको याद रखना है प्रांत, विषय, पाठक। प्रांत डिवाइड था विषयों में और विषय डिवाइड थे पाठक में। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका जो प्रधान था उसको बोलते थे ग्राम मच्छ पट्टलिक कुंतल। इतना बड़ा नाम है। पुलिस कर्मियों को चाट भाट कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि चाट भाट कौन होते थे प्राचीन काल में, या ऐसे बोलते हैं हर्षवर्धन के समय। तो पुलिस जो कर्मी थे उनको चाट भाट कहा जाता था। और जो दंडपासिक या दांडिक, वो पुलिस अधिकारियों को बोला जाता था। मतलब पुलिस कर्मी, मतलब जो सैनिक हवलदार की रेंज के थे उनको बोलते थे चाट भाट, और जो पुलिस अधिकारी थे उनको दंडपासिक या दांडिक कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में जल पंप या तुला यंत्र का उल्लेख है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब वो किस तरह का था इसमें हमको नहीं जानना है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोलतेगा कि प्राचीन काल में कौन सा शहर या नगर सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो मथुरा था। मंत्री परिषद कैसे बनती थी? जो प्रधान सचिव होते थे उनको बंडी कहा जाता था। प्रधान सेनापति को सिंहनाद बोला जाता था। अश्व सेना, मतलब घोड़ों की जो सेना थी उसका प्रधान कुंतल होता था। और गज सेना, हाथियों की सेना का जो प्रधान था वो उसको स्कंदगुप्त बोला जाता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, सीधी सी बात है, राजा ही सर्वे सर्वा होता था और राजा को दैवीय उत्पत्ति माना जाता था। आगे देखते हैं। हर्ष ने पदाधिकारियों को सनद या शासन पत्र द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई। इन्होंने मतलब ऑफिशियल राजकीय लेटर देते थे। किसी को ज़मीन दी है तो एक लेटर बना के देते थे, जिससे पता चलता था कि ये ज़मीन किससे संबंधित है। और ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर में से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट संगाराम में स्थापित किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि हर्ष के समय कन्नौज को महोदय के नाम से जाना जाता था। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सम्राट हर्षवर्धन से संबंधित वो मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप अपने को कंटेंट जो है उसको ना बढ़ाइए। अब 5 नंबर का आना है हिस्ट्री, उसके लिए आप हिस्ट्री तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट में डिवाइड कहाँ तक पढ़ना शुरू आप पढ़ पाओगे। तो आप पढ़िए वो
कि जिस एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप ग्रुप सी और ग्रुप डी जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो रहा है ना, ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो क्या रहेगा। बस आपको कंटेंट में भरोसा दिखाना है और जब आपका पेपर होगा उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे जो कंटेंट दिया है वो कितना आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।